प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? हेलो। प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि मैं एक नए दल ज्वाइन करने को हूँ और नए दल ज्वाइन करने का उद्देश्य हमारा कि जनता को उपकृत कैसे करूं। अब चूंकि हमारी राजनीति है कीर्ति की राजनीति, जस की राजनीति, तो जस की राजनीति भी और जीत कर करके हम जनता को उपकृत करें, इसलिए हम लोग ने निर्णय लिया है, हमारे दल राजनीतिक चेतना दल के तमाम जो सदस्य हैं, इसके परिवार हैं, पदाधिकारी हैं, कि हम लोग को प्रशांत किशोर जी के दल जन सुराज में शामिल हो जाए। लास्ट में जनसुराज पार्टी आनंद प्रिय देव जी ज्वाइन कर ली, क्या वजह है? जैसा कि पिताजी ने कहा कि किसी भी दल को ज्वाइन करने के पीछे जरूर कोई वजह होती है। इस वजह से हमने जन स्वराज को ज्वाइन करने का डिसाइड किया है, डिसीजन लिया है। जो जन स्वराज का एक लोगो है, अगर आप लोग कहीं देखते होंगे तो उनके लोगो में लिखा हुआ है सही सोच, सही व्यक्ति, सामूहिक प्रयास। तो कहीं ना कहीं इस दल में हमें ऐसा लगा कि हाँ, एक सही सोच है। सही सोच की अगर मैं बात करूं तो उनका मानना है कि उत्तम बिहार, उन्नत बिहार हमें बनाना है। कल उनकी रैली थी, अगर कहीं आपने देखा होगा, मधेपुरा में उनकी रैली थी। उन्होंने कहा कि क्या बिहार के बच्चे बिहार से बाहर जाके केवल मजदूरी करने का काम करेंगे? अहमदाबाद हो, अहमदाबाद में सुपर फास्ट ट्रेन चल रही है, तो क्या यहाँ के बच्चे केवल मजदूर बनेंगे या यहीं पर रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं हमारे दल की भी यही सारी चीजें थी कि हमें यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हैं, रोजगार लाना है, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक क्रांति करनी है। तो ये सारी चीजें उनके साथ मिलती है, हमारा विजन उनके साथ मेल खाता है। तो ये तो सही सोच की बात रही। सही व्यक्ति, तो इसमें देखेंगे जितने भी लोगों ने जन स्वराज को ज्वाइन किया है, कहीं ना कहीं एक उनकी छवि है, अच्छी छवि है। कोई किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं, किसी की छवि धूमिल नहीं है। और ये सब व्यक्ति जब मिलते हैं तो जो उनका कहना है कि सामूहिक प्रयास, तो हम सब मिलकर जब एक सामूहिक प्रयास करेंगे तो हमारा जो सोच है, हमारी जो सोच है कि बिहार को बदलना है, उत्तम बिहार और उन्नत बिहार का जो उन्होंने सपना देखा है, उसी सपने को मैं भी जीता हूं और हर पल जीता हूं। इसी वजह से मैंने जन स्वराज को ज्वाइन किया है। गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में आप जनसंपर्क की यात्रा पे हैं, क्या समस्या निकल के आ रही है? समस्या, जैसा कि पिताजी ने भी बताया, समस्या तो अपरंपार है। मगर मुझे लगता है कि गोविंदपुर की जनता हो, और मैं तो गोविंदपुर की ही जनता नहीं, पूरे नवादा को अपना परिवार मानता हूं। आपसे भी जब मेरी सुबह बात हो रही थी तो मैंने बताया था कि ये मेरी जन्मभूमि भी है और इसे अब मैंने अपनी कर्म भूमि भी बनाने का निश्चय लिया है, डिसाइड किया है। तो पूरे नवादा की मैं बात करना चाहूंगा, और वही समानता पूरे गोविंदपुर में भी है। नली गली, जल नल योजना, रोड, टूटी फूटी सड़कें, वृद्धा पेंशन में घूसखोरी, इंदिरा आवास में कमीशनखोरी, ये सब तो हर जगह चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गोविंदपुर की जनता हो या नवादा की जनता जब एक विधायक बनाती है तो एक बड़े सपने के साथ विधायक बनाने का काम करती है। ये सब काम तो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि, मुखिया जी जो हैं, हमारे प्रमुख होते हैं, सरपंच होते हैं, वार्ड परिषद से जो लोग चुनकर आते हैं, वो भी ये सब काम करते हैं। नली गली बनवा ही रहे हैं, इंदिरा आवास बना रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक विधायक का क्षेत्र का जो होराइजन होता है, क्षेत्र का अधिकार होता है, वो काफी बड़ा होता है। कुछ बड़े सोच के साथ विधायक बनने की कामना रखनी चाहिए, केवल रोड और गली नहीं। तो मैं जो देखता हूँ, जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, ना अच्छा स्कूल है, ना अच्छे कॉलेजेस हैं, ना हॉस्पिटल है, ना बच्चों को खेलने के लिए अच्छे स्टेडियम्स हैं, प्लेग्राउंड की कोई सुविधा नहीं है। हमारे गोविंदपुर की जो सबसे बड़ी धरोहर, अगर मैं जिसे बोलूँ ककोलत है, जिसे अगर ढंग से डेवलप किया जाए तो वहाँ पे रोजगार की कई अपॉर्चुनिटीज हैं, उसे क्रिएट किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों का कोई भी विकास नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो भी यहाँ से अभी तक विधायक जीतते आए हैं, इन सब चीजों पे किसी का ध्यान नहीं गया
और मेरी अगर इस बार जीत होती है जैसा कि लगता है, तो मेरी जो पूरी मैं ये कह लूँ जो हमारा पूरा का पूरा ध्यान रहेगा इन्हीं सब बिंदुओं पे रहेगा कि कैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, सड़कें, टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट की चीज़ों को यहाँ विकसित किया जाए। या आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या प्लान है? युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा मेरी प्लानिंग है, और खास करके मेरी टीम में भी अगर देखेंगे, गोविंदपुर हो, रो हो, कौवा कोल हो, मेरी पूरी टीम में नौजवान ही सबसे ज़्यादा हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे कि भारत की जो अभी जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, जो हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन है, उसमें ऑलमोस्ट 40 to 45% जो पॉपुलेशन है वो युवाओं की है। तो कहीं ना कहीं कोई भी जो पॉलिटिशियंस हैं उनको युवाओं की बात करनी होगी, कहीं ना कहीं युवाओं को ही आगे बढ़कर एक युवा नेता को चुनना होगा जो युवाओं की बात करेगा। आज मॉर्निंग में मेरी किसी से बात हो रही थी, पूरी दुनिया में आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी अहंकार में नहीं कह रहा हूँ, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत सौम्य तरीके से मैं पूछना चाहता हूँ कि नवादा में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, क्या किन्हीं को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है एंड हाउ दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग abundant जॉब अपॉर्चुनिटीज इन नवादा। एआई के माध्यम से कैसे ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती है, किसी को नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है कि एआई एक इतना बड़ा फ्लड गेट ओपन करने जा रहा है, इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज लाएगा। इसके लिए युवाओं को शिक्षित किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, उनमें अवेयरनेस पैदा किया जाएगा कि नई नई टेक्नोलॉजी की बात हो। अब दुनिया यहाँ पर सुपरसोनिक विमान की बात हो रही है, और हमारे आज भी जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें वो टेक्नोलॉजी से पूरी तरह कटे हुए हैं। तो युवाओं को चाहिए रोजगार। रोजगार तभी मिलेगा जब युवा शिक्षित होगा, प्रशिक्षित होगा और नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा। वर्तमान वर्तमान समय में राजनीति में जात पात देखा जाता है, इसको कैसे साधेंगे आनंद प्रिय जी? मुझे लगता है इसे साधने की ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी यहाँ से विधायक रहे, मंत्री बनने का अवसर मिला, और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने अपने प्रचार प्रसार के दौरान हमेशा ये कहा कि जो हमारे साथ है वही हमारा जात है। उन्होंने कभी दो नजरों से ये कभी न जानने की कोशिश की, न बताने की कोशिश की, न कुरेदने की, न किसी से पता करने की कि हमारे जो प्रशंसक हैं, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वो किस जात के हैं। तो मुझे लगता है जात पात तो खास करके हमारे नेताओं ने इतना ज्यादा इसे बढ़ा दिया गया है कि चुनाव के टाइम में उनके पास कुछ भी एजेंडा नहीं है। आज जो भी पॉलिटिशियंस नवादा में हैं, जो भी चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं, उन्हें ये बताना चाहिए कि उन्होंने 5 साल में, 50 साल में और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या काम किया। ये बताने के बजाय वो ये कहते हैं कि हम अपने जाति वालों से मिल रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हम चुनाव लड़े या ना लड़े। मैं तो बोलता हूँ मेरे लिए जो एक विधायक होता है उसे एक नजर से पूरी जनता को देखना चाहिए। उनके लिए पूरा गोविंदपुर, पूरा नवादा एक परिवार होता है, उसमें जात पात की कोई जगह ही नहीं है। मगर ये पॉलिटिशियंस, ये राजनेताएं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लोगों को जानकर बांटना चाहते हैं, जिससे कि लोग बटे रहें, कभी एक ना हो, कभी मुद्दे की बात ना हो, और केवल जात पात के आधार पर उनको वोट मिलता रहे। आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, गोविंदपुर विधानसभा, मोहम्मद कमरान जी वर्तमान विधायक, क्या लग रहा है विकास हुए गोविंदपुर विधानसभा? सही आपने कहा कि मैं लगातार घूम रहा हूं, मुझे लगता है आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, और विकास एक ऐसी चीज है कि वो हर किसी को नजर आती है। 2009 में हमारे देश में शिक्षा का जो कानून है उसको फंडामेंटल राइट कह दिया गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो लोग केवल एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन वेस्ट जिसे कहा जाता है डेवलप्ड कंट्री, हम आज शिक्षा की बात कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री में क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है। तो विकास समझना होगा कि उनकी नजर में विकास क्या है। उनकी नजर में गलियों में केवल सोलिंग करवा देना, रोड की मरम्मत करा देना, 2-4 स्कूल में बेंच लगा देना, इसको वो विकास मानते हैं। मुझे लगता है एक विधायक के लिए ये सब बहुत छोटा काम है। इसमें तो उसे अपनी एनर्जी और अपना फंड लगाना भी नहीं चाहिए। इन सब चीजों से हमारा विकास नहीं होगा। जहां तक कामरान जी की आपने बात कही कि हमारे अभी वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने कुछ बातें कही थी जो कि सबों को पता है, सोशल मीडिया पर है, पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने कहा था कि हम अपनी जब जीतेंगे तो हमें जो तनख्वाह मिलेगी हम कभी तनख्वाह नहीं लेंगे और ये पब्लिक के लिए होगा।
मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, यहाँ हमारे इतने नौजवान साथी हैं, क्या किन्हीं को पता है कि 5 साल में करीब 60 लाख रुपए उन्हें वेतन मिला? करीब 1.25 लाख रुपया मिलता है, एक साल में 12 लाख, तो 5 साल में 60 लाख के आसपास उनको मिला। टीएडीए छोड़ दीजिए, वो 60 लाख उन्होंने कहाँ पे खर्च किया? कितने नौजवानों को एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाने में, कितने नौजवानों को कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, दिल्ली भेजकर एग्जाम दिलाया, कितने नौजवानों को उन्होंने हॉस्पिटलाइज कराने के लिए पैसा दिया? तो वो उनका वादा जुमला निकला, झूठा निकला। दूसरी बात, उन्होंने कहा था गोविंदपुर की सड़कें, रोह की सड़कें, कौवाकुल की सड़कें दुधिया रोशनी से नहा जाएंगी। आप लोग घूमते हो, अगर कहीं आप लोगों को दुधिया रोशनी दिखती हो तो आप एक वीडियो क्लिप बनाकर मुझे भी बताएंगे, कहीं पर वो नजर नहीं आती है। उन्होंने कहा कि हर कच्ची सड़कों का पक्कीकरण होगा, सड़कें अच्छी बनेंगी, कहीं पर वो नहीं है। आप गोविंदपुर के हॉस्पिटल चले जाएं, आज भी किसी की तबीयत खराब होती है तो भागकर वो पटना जाता है। अभी हमारे बगल के गांव में ही पूर्णाडी का एक लड़का, बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब हुई, वो से भागकर मेदांता हॉस्पिटल में जाना पड़ा पटना। तो किसी भी काम पर, कहीं पर भी काम नहीं किया गया है। सारा का फंड कहाँ गया किसी को नहीं पता है कि विधायक का जो फंड होता है किन चीजों में खर्च किया गया है। तो मुझे कहीं पर भी विकास नजर नहीं आता है। बाकी अगर आप लोगों को अगर कहीं पर आए तो आप लोग मुझे बताने का कष्ट करें। कौशल यादव जी भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या सोचते हैं उनके बारे में? कौशल जी के बारे में तो मैं हाथ जोड़ के आपसे केवल ये बोलूंगा कि हमारे बड़े भाई की तरह हैं। क्या काम किया उन्होंने, नहीं किया, इस पर अब बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो उन्हें बोलूंगा कि जनता ने आपको बहुत बार मौका दिया। खुद उन्होंने कहा है कि 1970 1969 से मेरा परिवार गोविंदपुर पे राज कर रहा है। उन्होंने खुद कहा है, आप लोगों ने भी वीडियो में देखा होगा। तो मैं उनसे कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं कि कौशल जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं। जनता ने आपको इतनी बार मौका दिया, 4 बार आपको, आपकी पत्नी को भी मौका दिया, माता जी को दिया, पिताजी यहाँ से रहे। एक बार सारे लोग, कौशल जी की भी जितनी टीम है, सभी लोग मिलकर मेरा साथ दें, 5 साल के लिए मौका दें मुझे। 5 साल में अगर मैं अच्छा काम नहीं करता हूं, जनता जो चाहती है कि जो मुझे डिलीवर करना है, जिन बिंदु पर, जिन चीजों पे मुझे काम करना है, जो मैं आप लोगों से वायदा कर रहा हूं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाएगी, अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्री लाई जाएगी, 5 सालों में अगर मैं ना करूं तो कौशल जी का तो ऐसे भी परिवार यहाँ राज कर रहा है, जैसा कि वो मानकर चलते हैं कि युगल वंश यहाँ पे स्थापित है, तो पुनः 5 साल बाद आ जाए। मगर इस साल के लिए वो जैसे क्रिकेट टीम में भी होता है, महेंद्र सिंह धोनी हमारे बहुत अच्छे विकेट कीपर थे, लेकिन एक पल के बाद उन्हें रिटायर होना पड़ा। द्रविड़ बहुत अच्छे बैट्समैन थे जिन्हें वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता था, वो भी रिटायर हुए और आज वो इंडियन कोच बने हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि कौशल जी भी हमारे कोच की तरह आए, क्योंकि उनका अपना अनुभव रहा है, 70 सालों का, 50 सालों का अनुभव रहा है। तो वो कोच की तरह हमारे साथ रहें और इस बार इस छोटे भाई को निर्विरोध गोविंदपुर से जीतने का मौका दें। गोविंदपुर की जनता से आनंद प्रियदेव जी का क्या अपील रहेगा? गोविंदपुर की जनता से मेरी यही अपील होगी कि मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ये मेरी जन्मभूमि भी है, मेरी कर्मभूमि भी है, और दुनिया के जिन देशों में जाने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला, अपनी छवि और अपने को स्थापित करने का मौका मिला, वहां पर जब कभी भी मुझे ये लिखने का मौका मिला कि मेरी जन्मभूमि क्या है, तो वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह मैंने ये लिखा कि मेरी जन्मभूमि नवादा है। मुझे दर्द होता है ये देखते हुए, ये बताते हुए, ये सोचते हुए भी कि हमारी जन्मभूमि आज भी बहुत पिछड़ी हुई है। तो मुझे यही उनसे प्रार्थना है, मैं यही कहना चाहूंगा पूरी गोविंदपुर, पूरी नवादा की जनता से कि आप लोग मिलकर इस बार एक सामूहिक प्रयास करें। जो जनस्वराज का कहना है, सही लोग, सही सोच, सही सामूहिक प्रयास, तो इस सामूहिक प्रयास के साथ आप लोग हमारा साथ दें। और अगर मैं आप लोगों के को परेशान करने का काम, हताश निराश करने का काम, आपके सपनों को अगर साकार करने का काम ना करूं, तो 5 साल के बाद मैं पुनः आपके बीच नहीं आऊंगा, और आऊं तो मुझे जूते के माला से आप मेरा स्वागत करें। मगर इस बार आप हम पर विश्वास करें और मैं आप लोगों को विश्वास को कभी तोड़ने का काम नहीं करूंगा, और गोविंदपुर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम करूंगा।